सर्विस वेलफेयर जो है वो इनका मोटिव है। और ये कौन से तीन जो है वो प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक ये करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा ये करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लास्ट वन जो बनाते हैं वो है बैलेंस शीट। तो ये तीन चीजें इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, इफ यू रिमेम्बर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक वगैरह, तो इनके बदले में जो एनपीओज हैं, दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वो बनाते हैं। नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट, इट इज सिमिलर टू कैश बुक। कैश बुक में क्या होता था, डेबिट साइड क्या शो करता था। अगर ये हमारी कैश बुक है जो मिलता था, हाँ बस वही है। ये कैश बुक में ये साइड हमारी रिसीट होती थी और क्रेडिट साइड पेमेंट्स होती थी। अब इस कैश बुक को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है विद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेसिकली उनका नेम चेंज है। अब जो डेबिट साइड है दैट शोज रिसीट्स, ऑल रिसीट्स, और जो क्रेडिट साइड है वो शो करती है सारी पेमेंट्स, राइट। रिसीट्स और वो पेमेंट्स शो करती हैं हमारी। दीज रिसीट्स कैन बी ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर की रिसीट्स क्या होती हैं, जैसे आपने सेल ऑफ एसेट की है, एसेट आपका कैपिटल नेचर है ना, ठीक है। आपको अगर याद हो, हमें आता था कि हमने फर्नीचर सोल्ड कर दिया, तो आप किस साइड पे डाल देते थे, रिसीट साइड पे। कभी आपने ये सोचा था कि वो सेल ऑफ गुड्स है या सेल ऑफ एसेट है? नेवर, बिकॉज हम लोग कैश बुक में एक्चुअल रिसीट्स शो करते हैं, चाहे वो आपका कैपिटल नेचर का है चाहे रेवेन्यू का है, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। हमारे पास जब कैश आया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आया, हमने उसको शो कर दिया। इसी तरह पेमेंट्स, हमने जब पेमेंट्स की, वो चाहे कैपिटल नेचर की थी चाहे रेवेन्यू नेचर की थी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने पेमेंट्स की हैं, अगर हमने कैश फॉर्म में पे किया है, तो हम उसको पेमेंट साइड में डाल देते थे। जैसे अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या डाल देते थे, फर्नीचर, राइट। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ये कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू। कैश मिला है, कैश पे किया, इसलिए हमने डाल दिया। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो उसमें आपका कैपिटल प्लस रेवेन्यू, दोनों नेचर की आइटम्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ। चाहे आपने, बट बेसिकली क्या है कि आपने जो कैश रिसीव की है, हम वो डाल देते हैं, ठीक है। अब वो कैश आपका किसी भी ईयर से रिलेटेड हो सकता है। जो आपका पेमेंट की है, जहाँ आपने जो रिसीट की है, जहाँ व्हाटएवर यू हैव डन, वो किसी भी ईयर से रिलेटेड है। आपने कुछ पिछले साल का पे किया है, तो भी आपका पेमेंट्स में आ जाएगा। आप अगले साल के लिए, मतलब अगर आप प्री पे कर रहे हो, तो भी आपकी पेमेंट साइड पे आ जाएगा। अगर आप प्री रिसीव्ड कर रहे हो, तो भी आपका रिसीव्ड में आएगा ही आएगा। तो हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्री है या पिछले साल का था। दैट इज, आप अगर पिछले साल का पे कर रहे हो तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस जितना एक्चुअल में पे किया है और एक्चुअल में जितना रिसीव किया है, हम उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो कर देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने बनाया था ना लास्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो उसके इक्विवेलेंट है। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे क्या शो करते थे हम, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो डेबिट साइड पे कौन सी चीजें शो करते थे हम, एक्सपेंसेस। यस मैम। तो इट मींस कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड क्या शो करती है, रिसीट, ओह सॉरी, इनकम्स, राइट, फाइन। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर के आइटम्स आती हैं रिसीट, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इफ यू रिमेम्बर, क्या हमने कभी सेल ऑफ एसेट डाला है? आपने एसेट परचेज की कभी डाली? नेवर। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स के लिए बनता है, उसमें कैपिटल आइटम्स इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है, ओनली फॉर द रेवेन्यू आइटम्स जो हम रेगुलर रूटीन में करते हैं। एंड इफ यू रिमेम्बर, प्रीपेड्स वगैरह को हम क्या करते थे उसमें से,
माइनस, यही करते थे ना, आउटस्टैंडिंग Yes, ma'am. एट। इट मींस कि इसमें हमें कोई भी डिमार्केशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हमें प्रीपेड्स, आउटस्टैंडिंग्स को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे इस ईयर से रिलेटेड है। बस यही एक कंसेप्ट है। आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने के लिए आ सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा, उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स इसमें। तो दिस चैप्टर इज ऑफ 10 मार्क्स एज ऑफ नाउ। ये चैप्टर सिर्फ यही एक सिंगल चैप्टर है जो 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, सिंगल चैप्टर। इसमें से आपका 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 6 मार्क में आता है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क में आता है। तो लेट अस स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? दिस इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एनपीओ के लिए। द मेन जो उनका रेवेन्यू आइटम है, जो रेवेन्यू का मतलब है रिसिप्ट, रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस बेसिकली क्या होते हैं, जो इनके मेंबर्स होते हैं ना, एनपीओस के मेंबर्स जो है वो पे करते हैं फी, ठीक है। वो आपकी मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो ये फीस है ये वो पे करते हैं। तो जो पेमेंट उनको मंथली मिलती है या क्वार्टरली मिलती है या हाफ ईयरली मिलती है, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में ही एक होती है टर्म लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? दिस इज लंप सम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट, लंप सम पेमेंट, और यू कैन से वन टाइम पेमेंट, जो मेंबर्स एक ही बार पे कर देते हैं, रेदर देन पेइंग मंथली फी, वो एक ही बार पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वन टाइम पेमेंट है ये आपकी। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? सब्सक्रिप्शन इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, क्योंकि वो आपको रेगुलर नेचर रूटीन में मिलता है। लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम पेमेंट है, आपको रेगुलर नहीं मिलती है, तो दिस इज ऑफ कैपिटल नेचर। नाउ सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ मेंबरशिप फी बोथ विल कम इन द रिसिप्ट। रिसिप्ट में तो आएगी, क्योंकि रिसिप्ट साइड पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें कोई डिमार्केशन नहीं करनी है रेवेन्यू और कैपिटल में। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इनकम में लाइफ मेंबरशिप नहीं आएगी, इनकम में सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शंस आएंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर की आइटम्स नहीं आती हैं। सब्सक्रिप्शंस क्या है? जो मंथली पेमेंट्स की जाती हैं, जो रेगुलर रूटीन नेचर में होती हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फी होती है जो वन टाइम पेमेंट होती है। तो लाइफ मेंबरशिप फी, बिकॉज इट्स ऑफ कैपिटल नेचर, इट अपीयर्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो ये लायबिलिटी साइड पे आता है आपका। एक तो रिसिप्ट साइड पे आता है, वो आपको गिवन भी होगा, दूसरा ये लायबिलिटी साइड पे आपका शो होता है। अब आपको जो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड गिवन है, इट इज जो हमने एक्चुअल में रिसीव की है। अब ये जो रिसीव की है, इट मे इंक्लूड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, इट मे इंक्लूड प्रीपेड ऑफ कमिंग ईयर, हमने अगले साल का लिए प्रीपे कर दिया, क्योंकि कैश पेमेंट की है ना। रिसीव्ड का मतलब क्या है? एक्चुअल कैश पेड, ठीक है। लेकिन हमें जब इस सब्सक्रिप्शन को इनकम के लिए कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन इट। ये है एक्चुअल कैश रिसीव्ड, हमें इसे कैलकुलेट करना है फॉर द इनकम, जो आपको 3 मार्क्स में बोला जाएगा। आपको रिसीव्ड गिवन होगी, उसमें आपको कुछ चीजें एडजस्ट करनी है सो दैट आप उसको एज एन इनकम कैलकुलेट कर सको। उसके लिए हम अकाउंट भी बना सकते हैं और स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। जो आपके पास रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है, मतलब जो आपने रिसीव कर ली है, अगर कोई पिछले साल की आउटस्टैंडिंग होती, मतलब पिछले साल किसी ने पे नहीं किया लेकिन इस साल कर दिया, तो वो इसमें क्या हो चुकी है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, वो किसी ने इस साल पे कर दिया है, तो वो इसमें ऐड हो चुकी है। लेकिन वो रिलेटेड किस ईयर से है?
लास्ट ईयर से। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की लेते हैं। पहली तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो हम इनकम के लिए कैलकुलेट करते हैं सब्सक्रिप्शन, वो सिर्फ हमारी करंट ईयर की होती है, उसमें अगला और पिछला साल हम नहीं लेते हैं। तो अब मैंने अभी आपको बोला है कि अगर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, ठीक है, वो हमने इसमें कंसीडर नहीं करना है, लेकिन इसमें वो ऐड हो चुका है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। पिछले साल का अगर आउटस्टैंडिंग था वो हमने इस साल रिसीव किया है, तो वो इसमें ऐड हो चुका है, लेकिन हमें इस साल को नहीं, इस इनकम को नहीं लेना है, इनकम में कंसीडर नहीं करना है, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो हमने अभी तक रिसीव नहीं किया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो हमारी इनकम में आना चाहिए क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर हम ऐड कर देते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को लर्न भी कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर हम माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर हम ऐड करते हैं, ये गिवन होगा हमें। ठीक है, अब आ जाते हैं प्री रिसीव्ड। अगर हमने अगले साल के लिए इस साल ही रिसीव कर लिया है, मतलब जो कमिंग ईयर है उसके लिए अभी ही रिसीव कर लिया, तो वो इसमें ऐड हो चुका है, लेकिन वो हमारे इस साल का पार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर वो माइनस कर देंगे। प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर इसमें से माइनस हो जाएगा, और अगर कोई पिछले साल का प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बेसिकली ये चार चीजें हम एडजस्ट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन एज एन इनकम। हमारे पास रिसीव्ड गिवन था, उसमें हमने ये चार चीजें एडजस्ट की और हमारे पास जो आइटम आ गई वो आ गई कि हमें इनकम में क्या शो करना है। सो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर माइनस किया, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड किया, प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर माइनस किया एंड प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर ऐड किया। From the following information, calculate amount of subscriptions to be credited to income and expenditure account for the year ending 31st March 20. It means आपका जो 31st March 20 है, ये कौन सा ईयर बन गया आपका, करंट ईयर। ठीक है, 19 will be the last year और previous year and 21 will be coming year। ठीक है, जो एडवांस में हमने जिसको रिसीव करना है, कमिंग ईयर जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए हम एडवांस रिसीव करेंगे कमिंग ईयर का। ठीक है, तो एडवांस भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आपको क्वेश्चन, ये सब्सक्रिप्शन शुरू कहाँ से करना है, रिसीव्ड वाली गिवन। और देखो आपको दिया हुआ है 1 अप्रैल 19, मतलब ये लास्ट ईयर की फिगर्स हो गई। लास्ट ईयर की एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का दिया हुआ है और रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ लास्ट ईयर गिवन है। ठीक है, और 20 का एरियर्स भी गिवन है और रिसीव्ड इन एडवांस भी गिवन है, तो ये प्रेजेंट ईयर का हो गया। Subscription received during the year 3 lakh, subscription still in arrears for the year 18-19 is 10,000। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम लोग लेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। पहले जो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है वो 3 लाख गिवन है, राइट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20 इज 3 लाख। अब इसमें हमने जो फॉर्मूला पीछे है पहले वो लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या था हमारा, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब है 20 लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर हियर मींस 19 less pre-received of current year, that is 31,320 and add pre-received of last year, that is, अब हमने आइटम्स पुट करनी है। आउटस्टैंडिंग ऑफ 30, तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कितना है हमारे पास, 50,000। नो वो तो 19 का है ना, सॉरी हाँ 25,000। 20 का है, कितना है 25,000, वो ऐड हो गया, माइनस हो गया हमारा 50,000। प्री रिसीव्ड ऑफ 20 वो हमारा 70,000।
और वो हमारा होगा 30,000। अच्छा, अब ये चीज देखो, पहले मेरे को ये देखो, मैंने प्लॉट कर लिया। अब देखो जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 18-19, व्हाट इट मींस 18-19 ये वाला ईयर हो गया ना, Yes, ma'am. एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। उसने लिखा है कि 19 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है कितना, 10,000। 50 था, 50 में से 10 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो हमने कितना एक्चुअल में रिसीव किया, 40,000। 40। तो हम इसमें 40 को एडजस्ट करेंगे, एक्चुअली रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जब हम लोग ये बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट में जो आउटस्टैंडिंग्स रिसीव्ड होते हैं, ठीक है, वो हम लोग लेते हैं एक्चुअली रिसीव्ड। जो आउटस्टैंडिंग फिगर्स होती हैं वो हम एक्चुअली रिसीव्ड लेते हैं ड्यूरिंग करंट ईयर, क्योंकि हम लोग ये बना रहे हैं सिर्फ करंट ईयर। बस अब आपने इसको कैलकुलेट करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि इस स्टेटमेंट फॉर्म में आउटस्टैंडिंग्स हम लेते हैं ओनली एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, दैट इज आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर की लेते हैं, और जो आउटस्टैंडिंग्स लेते हैं करंट ईयर की ही लेते हैं, अगर उसमें पिछला अगला साल इंक्लूड है वो नहीं लेते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन out of the previous year outstanding, only actually received outstanding is taken into account. How are the following items of subscription shown in income and expenditure account for the year ended 31st March 20? और बैलेंस शीट्स भी बनानी है, तो बैलेंस शीट भी बनवा दूंगी मैं। तो पहले हम करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 20, तो 20 आपका करंट ईयर हो गया है ना, तो हम लोग शुरू कर ले पहले सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड 20 वाला ईयर हो गया, लिख रही हूँ मैं, डाटा लिख रही हूँ, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 19 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर दैट इज 20 लेस प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर दैट इज 20 का प्री रिसीव्ड, add pre-received of last year that is 19 का। यहाँ पे जो मार्च है 31 मार्च के पहले आपका लिखा हुआ है एज ऑन, अगर एज ऑन और एज एट डेट गिवन है आपको, तो उससे आपकी सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन में थोड़ा सा इफेक्ट आता है। सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर की तरफ आ रही हूँ। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है, 30,000। लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, बिल्कुल लास्ट, including 12,500 फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 19। बट इट मीन्स, पहले मुझे ये बताओ कि इस 37,500 में पिछला भी आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है, तो क्या इट मीन्स कि अगर पिछला 30,000 था आउटस्टैंडिंग, तो आपने पूरा 30,000 रिसीव कर लिया? नहीं किया, क्योंकि उसमें से जो 12,500 वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यही मतलब है ना लास्ट लाइन का। इट मींस कि आपने एक्चुअल में कितना रिसीव किया, 30,000 में से 12,500 माइनस करके आपको कि जो हमने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेना है वो हमने एक्चुअली रिसीव्ड लेना है, नॉट एक्चुअली ड्यू। ये मैंने 17,500 क्यों लिखा है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि इस साल के सब्सक्रिप्शंस में आपका अभी भी 12,500 का आउटस्टैंडिंग है, इसलिए मेरे को ये रिड्यूस करना पड़ा। अब जो हम यहाँ पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेते हैं वो सिर्फ करंट ईयर लेते हैं, ओनली करंट ईयर, उसमें पिछला इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए। लेकिन इस 37,500 में 12,500 पिछला इंक्लूड है, तो आपका एक्चुअल में कितना, इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, 25,000। प्रीवियस ईयर में हम लोग आउटस्टैंडिंग लेते हैं जो एक्चुअली रिसीव्ड किया है, और करंट ईयर में ओनली करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग। अब जब आपका ये एज ऑन या एज एट वर्ड आ जाता है ना, एज ऑन एंड एज एट का मतलब है
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, सिर्फ करंट ईयर का देखना है हमने, प्रीवियस की जरूरत नहीं होती हमें। करंट ईयर में अगर आपका एज ऑन एज एट लिखा हुआ है तो आप करंट ईयर का, इसका मतलब है कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग्स ये है ना हमारे इस केस में, प्लस अगर कोई पिछला भी पेंडिंग है, अगर प्रीवियस ईयर भी आउटस्टैंडिंग है तो वो उसमें ऐड होता है। एज ऑन और एज एट वर्ड का मतलब है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस अगर कोई पिछला आउटस्टैंडिंग है वो उसमें ऐड है। लेकिन जब हमने ये स्टेटमेंट बनानी है तो हमें सिर्फ चाहिए होता है करंट ईयर का। तो अगर एज ऑन एज एट वाली फिगर है तो हमें पिछले साल का, जैसे मैंने इसमें से माइनस कर दिया है ना, पिछले साल का माइनस करके फिर हमको शो करना है। अब ये इसमें जो मैंने अभी तक आपको बताया है, इसमें मेन पॉइंट्स था आउटस्टैंडिंग्स वाला, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, और मैंने उसमें बार बार आपको फोकस करके 2 पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। समटाइम्स इन सब्सक्रिप्शंस क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, और वो कितना पे कर रहे हैं मंथली वो भी गिवन होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स पेइंग मंथली सब्सक्रिप्शन ये गिवन होता है। उस केस में हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाती हैं, इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर देखो 22। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया है, टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना। इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। इसमें आपको दिया हुआ है अ क्लब हैज 200 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। तो आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 200, और कितनी वो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, मंथली जो एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी पे कर रहे हैं 1000, ये गिवन है ना। तो ये जो आपके पास 2 लाख है, तो आपके पास ये जो आपके पास 2 लाख आया, this is the amount to be credited to income and expenditure। मतलब जो हम पीछे कैलकुलेट करते आ रहे हैं ना, पीछे क्वेश्चंस में हमने जो कैलकुलेशंस की हैं, सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो लास्ट में फिगर आई है, ये था हमारा, ये मैं यहाँ पे लिखा था ना, अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड टू बी क्रेडिटेड टू इनकम, वो क्या कैसे आई थी, सब कैलकुलेट करने के बाद। लेकिन अगर आपको सीधा नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है और ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो वो 2 लाख हमारा डायरेक्टली वही अमाउंट आ जाता है। तो इट मींस कि आप जो लास्ट में फिगर कैलकुलेट करते थे ना, ये 2 लाख आपकी डायरेक्टली वो हो गई।